आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टोटल 21 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे की क्वेश्चंस आज के सेशन में करने वाले हैं एंड चलते सीधा क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है और आज के सेशन में मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके लिए रखे हैं वो आपके पार्टनरशिप बेस्ड और एज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने रखे हैं। थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाने की कोशिश की है आपकी, ताकि बेसिक जो आपने किए थे उसका यूज करते हुए आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सको। देन फिर हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन यानी कि टफ लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आने चाहिए, तभी आप मेंस लेवल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पंकज एंड भूतेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹24,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली। पंकज और भूतेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। 24,000 रुपए पंकज ने लगाए और भूतेश ने लगाए 36,000 रुपए। पंकज इज अ वर्किंग पार्टनर एंड भूतेश इज अ स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। अब ये वर्किंग पार्टनर क्या होता है और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कहीं भी इशू ना आए। उसके बाद में लिखा हुआ है कि पंकज रिसीव्स 10% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। पंकज जो है वो 10% का प्रॉफिट लेता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिकॉज वो एक वर्किंग पार्टनर है और भूतेश जो है वो एक स्लीपिंग पार्टनर है। फाइंड द शेयर ऑफ पंकज। पंकज का आपको शेयर बताना है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹50,000। अगर टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपए का है तो उसमें पंकज का शेयर कितना होगा। अब सबसे पहले तो आप ना ये वर्किंग पार्टनर और भूतेश जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, इसका कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको पता ही है, वो तो बेसिक्स में करवा दी थी मैंने। देखो ध्यान से समझना, एक होता है वर्किंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। अब वर्किंग पार्टनर ने, देखो वर्किंग पार्टनर कौन है, पंकज, इसने लगाए 24,000 रुपए और स्लीपिंग पार्टनर लगाए 36,000 रुपए। अब स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये है कि इसने 36,000 रुपए लगाए बिजनेस में और मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने एक शॉप ओपन कर ली, ये इनकी शॉप है। अब इसने 36,000 रुपीज लगाए, 36,000 रुपए लगाए, लेकिन ये कभी भी इस शॉप में जाके नहीं बैठेगा। मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है इसने, और किसी भी तरीके का इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। लेकिन जो वर्किंग पार्टनर है उसने 24,000 रुपए भी लगाए हैं और वो इस शॉप में भी बैठा है, इस शॉप को भी संभाल रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्किंग पार्टनर हो जाएगा। लाइक दो दो पार्टनर है, एक वर्किंग पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर जो है वो शॉप में बैठा है, पूरे दिन काम कर रहा है, और जो स्लीपिंग पार्टनर है उसने सिर्फ पैसा लगाया है, उसने सिर्फ पैसा लगाया है और वो शॉप में ना तो आता है ना उस शॉप को संभालता है, तो वो स्लीपिंग पार्टनर हो जाएगा। अब वर्किंग पार्टनर है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलना चाहिए कि भाई ज्यादा काम मैं कर रहा हूँ, पैसा भी लगाया है मैंने और शॉप पे भी बैठ रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा तो ज्यादा मिलना चाहिए। तो कितना मिलता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो 10% ले लेता है टोटल प्रॉफिट का उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और बाकी जो बचा हुआ पैसा होगा वो उनमें डिवाइड हो जाएगा। मतलब फाइव था इसका 10% तो वो एक्स्ट्रा ले ही लेगा। पंकज जो होगा ना, जो वर्किंग पार्टनर है, वो 10% तो सीधा सीधा ले लेगा प्रॉफिट में से, और जो बचा हुआ होगा ना उसमें फिर वो दोनों क्या करेंगे, हिस्सा कर लेंगे, अपना पार्ट जो है वो डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ज्यादा ज्यादा अप्रोच को चेंज नहीं करेंगे। ये पंकज है और यहाँ पर उसके साथ में भूतेश है। अब पंकज ने लगाए 24,000 रुपए 12 महीने के लिए और भूतेश ने लगाए 36,000 रुपए 12 महीने के लिए। अब जब टाइम पीरियड सेम होता है ना तो टाइम पीरियड लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं टाइम पीरियड नहीं लिखूंगा, है ना। जब टाइम पीरियड सेम होता है तो कोई मतलब नहीं है टाइम पीरियड लिखने का। अब यहाँ से 0 कैंसिल, अगर आप 12 से करना चाहते हो तो ये 2:3 बन जाएगा। और ये क्या बन गया है आपका, ये बन गया है आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ये क्या है आपका, ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो यही है तो आपके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। ये समझ चुके हैं हम चीजें सारी। अब टोटल प्रॉफिट जो था वो 50,000 था, अब 50,000 को 2:3 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप गलती मत करना, क्योंकि पंकज जो है वर्किंग पार्टनर है और 10% तो वो पहले ही ले लेता है। मतलब टोटल 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है ना, टोटल 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका 10% मतलब इसका 1/10, तो ये कितना, 5,000 रुपए तो उसने सीधा सीधा रख लिया कि भाई ये तो मेरे हो गए क्योंकि मैं वर्किंग पार्टनर हूँ। अब बचा कितना, 50,000 टोटल था, 5,000 उसने ले लिया, तो 45,000 बचा, 45,000 रुपए बचा। अब इस 45,000 रुपए के दो पार्ट होंगे और वो दो पार्ट प्रॉफिट किस रेशियो में जाएगा, 2:3 में जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना था, बाकी कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर का। तो 45,000 है। अब आपसे क्या पूछा गया है, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो पंकज का प्रॉफिट बताना है। मतलब पंकज के लिए 2 यूनिट यूज हुआ है तो 2/5, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 5 है यहाँ पे।
जो रेशियो दिया हुआ है वहां से पंकज के लिए चाहिए, तो पंकज कितना 2 यूनिट और टोटल कितना 5 यूनिट, टोटल 45,000 है। तो अगर आप यहाँ से करोगे तो 9,000 और ये कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। अब कई बार यहाँ पर भी गलती कर देते हैं हम, अब 18,000 दिखता है, नन ऑफ दिस क्लिक करके आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि पंकज का टोटल प्रॉफिट उसने पूछा है। टोटल प्रॉफिट आपको क्या बताना है, पंकज का बताना है टोटल शेयर। इफ द शेयर ऑफ पंकज, फाइंड द शेयर ऑफ पंकज मतलब पंकज का हिस्सा फाइंड करना है। तो पंकज का हिस्सा 18,000 रुपए तो यहाँ पे आया, 5,000 रुपए वो ऑलरेडी ले चुका है पहले से, तो ये भी तो ऐड होगा इसमें। तो टोटल जो पंकज का शेयर है वो कितना है 23,000 का शेयर, ठीक है। 5,000 रुपए उसने पहले ले लिए और 18,000 रुपए बाद में उसने ले लिए, तो टोटल 23,000 रुपए का उसको क्या हो गया, यहाँ पे उसको शेयर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा खुद से इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 4:7:9। ए बी और सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 4:7:9 है। आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने के बाद में ए इन्वेस्टेड ₹15,000 मोर एंड आफ्टर 4th मंथ ऑफ दैट, इसके 4 महीने के बाद में बी इन्वेस्टेड ₹10,000 मोर। मतलब ए ने इन्वेस्टमेंट किया 5 महीने के बाद में 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा, और उसके 4 महीने के बाद में, मतलब ए का 5 महीना हो गया, उसके 4 महीने के बाद में बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 रुपए का। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट आर इन द रेशियो ऑफ 39:58:72। जो उनका प्रॉफिट था ना वो इस रेशियो में डिवाइड हो गया 1 साल के बाद में। तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताना है बी का, कि बी ने इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। देखो इस बार आपको पैसा नहीं बताया, आपको सीधा का सीधा इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, तो सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको ये क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में बस। देखो सबसे पहले तो ए का इन्वेस्टमेंट 4 यूनिट है, बी का इन्वेस्टमेंट 7 यूनिट है और सी का इन्वेस्टमेंट 9 यूनिट है। अगर मुझे अलग करना है तो मैं 4x करके ए का इन्वेस्टमेंट पूरा अलग निकाल सकता हूँ, 7x करके बी का और 9x करके सी का पूरा इन्वेस्टमेंट मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अब 5 महीने के बाद में ए ने क्या किया, ए के पास में एक्स्ट्रा पैसा आया और उसने 15,000 रुपए और डाल दिए इस बिजनेस में। 5 महीने के बाद में उसने पैसा डाला, इसका मतलब पहले जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया था 4x, वो उसका पैसा 5 महीने तक चला था उस बिजनेस में। भाई 4x उसने इन्वेस्टमेंट किया था, 5 महीने तक उसका जो पैसा था वो उस बिजनेस में चल रहा था। उसके बाद में उसने क्या किया, 15,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो उसके बाद में अगर उसने 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 4x तो पहले से था, इसमें उसने 15,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। इसमें क्या कर दिया, उसने 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और ये इन्वेस्टमेंट अब कितने महीने के लिए चला होगा, अब देखो 5 महीने तक तो ये 4x वाला इन्वेस्टमेंट चल रहा था और पूरे साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये जो बिजनेस चल रहा है ये पूरे साल भर के लिए चल रहा है, तो 5 महीने अगर यहाँ पे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ होगा, क्योंकि तभी तो कंप्लीट 1 साल कंप्लीट हो पाएगा। सेम इसी तरीके से बी की अगर मैं बात करूं तो ये जो 7x है ये कितने महीने के लिए चला है। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, पहले 5 महीने तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया, 5 महीने के बाद में आफ्टर 4 मंथ ऑफ दैट, इसके 4 महीने के बाद में, मतलब 5 महीने तो यहाँ पे निकल चुके हैं और उसके भी 4 महीने बाद, मतलब कितना 9 महीने। तो 9 महीने तक जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो 7x रहा है और 9 महीने के बाद में जो बी का इन्वेस्टमेंट है ना 7x, वो बढ़ गया है कितना 10,000 रुपए से। और ये कितने महीने के लिए चला होगा, 3 महीने के लिए चला होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर 9 महीने तक ऑलरेडी जा चुका है बिजनेस, तो बचे हुए 3 महीने हैं, तो 3 महीने के लिए वो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका। और उसके बाद में सी का इन्वेस्टमेंट कितना है, सी का इन्वेस्टमेंट है 9x और टाइम पीरियड आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप सबका टाइम पीरियड लिख रहे हो और इस बार अलग अलग है, तो 9x के साथ में क्या लिख सकते हो आप, 12 लिख सकते हो। अब आपके पास में ना रेशियो दिया हुआ है किसका, इनका प्रॉफिट का। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी दे दिया है और आपको प्रॉफिट का रेशियो भी दे दिया है। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो कितना बन रहा है, देखो ध्यान से समझो। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये 5 × 4 कितना 20x हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28x और प्लस ये 105 और 000 बन जाएगा। उसके बाद में रेशियो बी का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 63x प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 से अगर आप करोगे तो ये 21x हो जाएगा और अगर आप 3 से करोगे तो ये 30,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये इनका रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का। और भी सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 48x प्लस 105 000
एंड ये हो जाएगा 84x प्लस 30,000 और ये कितना है 108x। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में ये रेशो आ चुका है, आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो आ चुका है आपके पास में, ये आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो है और आपको प्रॉफिट का रेशो भी दिया हुआ है, जो उनका प्रॉफिट डिवाइड होगा ना उसका रेशो भी आपको दिया हुआ है कितना 39 रेशो 58 रेशो 72, ये आपको दिया हुआ है उनके प्रॉफिट का रेशो। तो जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही तो उनके प्रॉफिट का रेशो भी होता है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखो कलर चेंज करके मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मतलब बी को तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। अब आप बी के साथ में चाहो तो ए को भी यूज कर सकते हो और चाहो तो सी को भी यूज कर सकते हो। सी थोड़ा सा छोटा है ना, मैं सी को यूज कर लेता हूँ। देखो इस तरीके से बी और सी का रेशो मुझे पता है ना कितना है, तो देखो बी और सी का रेशो निकाल दो 84x प्लस 30,000 किया, डिवाइड कर दूंगा इसको किससे 108 से, तो 108x यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये मैंने बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल दिया कि भाई बी ऊपर लिखा हुआ है सी नीचे लिखा हुआ है, ये बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। अब बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशो यहाँ पे, तो प्रॉफिट का रेशो भी तो आपको दिया हुआ है इनका कितना 58 रेशो 72, और जो प्रॉफिट का रेशो होता है वही इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है, तो यहाँ पे 58 और यहाँ पे कितना 72 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू के बाद में आप b का इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता सकते हो। अगर आप 12 से सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। और चलो आप इसको डायरेक्ट 36 से कर लो, डायरेक्ट किससे कर लो 36 से कर लो, 36 से डिवाइड हो जाएगा ना डायरेक्ट, ये देखो 3 टाइम और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, इसको हटा दो इसको भी हटा दो। अब यहाँ से और भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस 2 से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 29 बचेगा, तो यहाँ पर 29 अगर बच रहा है तो बाकी सबको हटा दो, ठीक है 29 बचेगा। और अब आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर तो 1 है और 29 से जब ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल कितना बनेगा 87 बनेगा, तो आप यहाँ पे 87 लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन में जो 3x था ना वो यहाँ पे 29 था, तो मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा 87x बन जाएगा। अब 84 और 87 का डिफरेंस कितना होता है 3x होता है, और यहाँ पे 3x की वैल्यू 30,000 के बराबर आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10,000 के बराबर। और अगर x 10,000 है ना तो b का इन्वेस्टमेंट कितना था इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7x, तो 7x की वैल्यू कितना हो जाएगी 70,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप को मैंने समझा दिया है। एंड थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, बट कैलकुलेशन के जो हैबिट हो गई होगी अभी तक आपको, तो कैलकुलेशन से कभी नहीं डरना है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। ए बी एंड सी एंटर इनटू अ बिजनेस, ए बी और सी ने एक बिजनेस में एंटर किया तीनों ने। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, ए ने कुछ पैसा लगाया बिगिनिंग में। बी इन्वेस्ट थ्राइस ऑफ एज इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ, बी ने क्या किया, जितना ए ने पैसा लगाया था ना उसका 3 गुना पैसा लगाया है 8 महीने के लिए। और सी ने 4 टाइम्स ऑफ ए ने जितना पैसा लगाया उसका 4 गुना पैसा किसने लगाया, सी ने लगाया। और ये कितने महीने के लिए लगाया 10 महीने के लिए लगाया, मतलब बी ने लगाया है 8 महीने के लिए और सी ने लगाया है 10 महीने के लिए। इफ द एनुअल प्रॉफिट बी ₹38,000 सीज शेयर इज, ये तो आसान सवाल हो गया है ना, ये तो आप कर सकते हो इजीली। देखो ए बी और सी इन तीनों ने एक बिजनेस में एंटर किया। अब ए जो है उसका जो इन्वेस्टमेंट था हमें नहीं पता कितना था, तो नहीं पता तो हम x मान सकते हैं, या x भी मत मानो क्योंकि आप रेशो में सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को, तो आप यूनिट भी मान सकते हो क्योंकि रिलेशन आपको यही दिया हुआ है ट्वाइस और थ्राइस इस तरीके से। तो आप मान लो कि ए ने ना 1 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर ए ने 1 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया है तो बी ने कितना किया थ्राइस, मतलब बी ने 3 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया है। यही तो है बी इन्वेस्ट थ्राइस ऑफ ए इन्वेस्टमेंट, मतलब बी ने ए का 3 गुना किया है 8 महीने के लिए किया है। और सी ने कितना किया है 4 टाइम, मतलब सी ने कितना किया होगा ए का 4 टाइम, मतलब 4 यूनिट का किया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए किया है, उसने तो बिल्कुल भी अपना हाथ पीछे नहीं हटाया, एक बार स्टार्ट किया पूरे साल भर तक के लिए किया है। बी ने किया है 8 महीने के लिए और सी ने किया है 4 महीने के लिए, तो बस इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया आपके पास में, 4 से आप डिवाइड कर सकते हो। 4 से आप डिवाइड करोगे, ये 4, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 3:6:4 बन जाएगा। अब ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो। और आपसे क्या पूछा है, सी का शेयर बता दो, टोटल प्रॉफिट 38,000 दिया हो, तो सी कितना है 4 यूनिट, टोटल कितना है 6 और 4 10,
एंड 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये यही होगा ना भाई। ए का इन्वेस्टमेंट जो था वो अगर 1 यूनिट था और ए ने पैसा लगाया है पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि टोटल उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। बी ने थ्राइस ऑफ ए इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ। बी ने जो है ना ए के इन्वेस्टमेंट का थ्राइस किया है, तो कितना हो जाएगा ये, ए का 3 गुना मतलब 3 यूनिट 8 महीने के लिए। एंड सी इन्वेस्टेड 4 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 10 मंथ्स। गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे, देखो 10 महीने के लिए किया है उसने इन्वेस्टमेंट, उसने 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। एक सेकंड, गलती हुई है यहाँ पे। जो सी का इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना है ए से, और वो 10 महीने के लिए है ना। वो इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 महीने के लिए। अब रेशो निकालो, अब रेशो निकालोगे 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम, और ये कितना 3 टाइम हो जाएगा। तो 3:6:10 बनेगा आपके पास में, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो यही आपके प्रॉफिट का रेशियो भी बन जाएगा, 3:6:10। अब सी के लिए पूछ रहा है, तो सी कितना है, 10 यूनिट है। टोटल कितने 10 + 6 + 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इंटू 38,000 आपको दिया हुआ है। तो 19 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 2000 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही प्यारा सवाल है यार, बहुत ही प्यारा। एक बार ना आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से छोटी सी, कि एक बार वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एंड उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन मैच कीजिएगा। आई होप सो कि अभी तक आप सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। देखिए ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ज्यादा समय नहीं लगा होगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। P, Q and R enter into a partnership with capital of 360 rupees, 180 rupees, 240 rupees. P, Q, R जो है ना वो एक पार्टनरशिप में आए हैं। उनका जो कैपिटल है वो 360 रुपीज, 180 रुपीज और 240 रुपीज है, मतलब इतना इतना पैसा उन्होंने लगाया। आफ्टर 3 months all of them increase 10% of their capital, मतलब कि 3 महीने के बाद में उन सभी ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था ना उसको 10% से इंक्रीज कर दिया, सभी ने, ए ने, पी ने भी, क्यू ने भी, आर ने भी। एंड आफ्टर अनदर 3 months, और 3 महीने के बाद में, ऑल दे रिड्यूस बाय 20%, उन सभी ने फिर से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% से कम कर दिया। फाइंड द टोटल प्रॉफिट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट इफ क्यू रिसीव्ड 2/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का 2/3 किसको मिला है, क्यू को मिला है। तो आपको ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट वहां पे कितने रुपए का हुआ था। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, और अगर कर चुके हो तो आई थिंक सो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आया होगा, डाटा इनसफिशिएंट। क्यों है डाटा इनसफिशिएंट, ये चीज समझो। अब आप डाटा इनसफिशिएंट है यहाँ पे, देखो पी क्यू और आर की बात कर रहा है वो, पी क्यू एंड आर की बात कर रहा है वो। पी क्यू और आर ने कुछ पैसा लगाया, चलो मान लिया मैंने कि इसने 360 रुपीज लगाए, इसने 180 रुपीज लगाए, इसने 240 रुपीज लगाए, ठीक है। उसके बाद में कुछ चेंजेस हुए हैं, इसने 3 महीने तक ये पैसा लगाया, उसके बाद में 10% इंक्रीज हो गया, इसने भी 3 महीने तक लगाया, फिर 10% इंक्रीज हुआ, इसने भी 3 महीने तक लगाया, 10% इंक्रीज हुआ। अब आप एक चीज समझो, आपने जो इन्वेस्टमेंट था उसको लिखा, टाइम पीरियड था उससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो चेंजेस हुए थे वो चेंजेस कर दोगे आप, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया है करना। उसके बाद में ना लास्ट में जब आप पहुंच जाओगे, इस पूरे को सॉल्व कर चुके होगे आप, तो आपके पास में ना एक रेशियो बनेगा, है ना। पी का कुछ रेशियो बनेगा, क्यू कुछ बनेगा और आर कुछ बनेगा, तीनों का रेशियो बनेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताया है कि क्यू को टोटल प्रॉफिट का 2/3 मिलता है, टोटल प्रॉफिट का 2/3 मिलता है। क्या आपके पास में एक्चुअल अमाउंट आया है क्या पी का, क्या आपके पास में एक्चुअल अकाउंट आया है, एक्चुअल अमाउंट जो है ना पी क्यू का वो आपको मिल गया है, नहीं मिला है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो मिला है। और जब तक आपके पास में सिर्फ रेशियो है, आप टोटल प्रॉफिट कभी नहीं बता सकते। आपके पास में अगर नंबर नहीं है ना क्यू का, कि क्यू ने कितना पैसा रिसीव किया है, तब तक आप उसका टोटल प्रॉफिट कभी नहीं बता पाओगे। सिर्फ और सिर्फ रेशियो पे पहुंचे हो आप अभी, लास्ट में आपके पास में पी क्यू आर का कुछ रेशियो आ जाएगा। क्यू के लिए सिर्फ इतना बता सकते हो कि 2/3 मिला है, इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल नंबर नहीं है आपके पास में, और जब तक क्यू का एक्चुअल नंबर नहीं आएगा तब तक आप टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, डाटा इनसफिशिएंट है। अगर आपको डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो, हर एक कॉन्सेप्ट लगा के देख लो, कभी आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। आंसर होगा आपका डाटा इनसफिशिएंट। क्यों है इनसफिशिएंट की मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि भाई पी क्यू आर का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखोगे, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे, चेंजेस करोगे, 10% इंक्रीज करोगे, 20% कम करोगे पूरे साल भर का,
और लास्ट में एक रेशियो पे पहुंच जाओगे। ये रेशियो तो मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट का, जैसे हर एक क्वेश्चन में मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो वही उनके प्रॉफिट का रेशियो। तो क्यू तो एक रेशियो में है ना हमारे पास में, एक्चुअल तो है ही नहीं, और जब तक एक्चुअल नहीं होगा तब तक टोटल प्रॉफिट नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। एंड बहुत ही प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। रिक्वेस्ट है फिर से आप सभी से कि सॉल्व कीजिएगा, और इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं है। चलो पहले बता देता हूँ मैं, है ना, इन्हीं में से आपको एक आंसर मिलेगा। तो ट्राई करो एक बार वीडियो को पॉज करके। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए बिगन अ स्मॉल बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा बिजनेस था, कितने पैसे थे मुझे नहीं पता, बस कुछ पैसे इन्वेस्ट किया और एक बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 4 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया था ना, उसके 4 महीने के बाद में B joins the business with an amount which is 6,000 less than A's initial investment. B उसको ज्वाइन करता है 4 महीने के बाद में, और B का जो इन्वेस्टमेंट है वो A के इन्वेस्टमेंट से 6,000 रुपए कम है। फिर उसको C भी ज्वाइन करता है। C joins the business after 7 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था उसके 7 महीने के बाद में C जो है उसको ज्वाइन करता है विद द अमाउंट विच इज 2,000 लेस देन A's इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो A के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 2,000 रुपए कम है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इन्वेस्टमेंट रिपोर्टेड वॉज रुपीज 1,42,000। टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ना वो 1,42,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था टोटल। तो आपको A का शेयर बताना है, A का शेयर बताना है अगर B को 8,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता है तो। बहुत ही प्यारा सवाल है। कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसमें, तो करेंगे कैलकुलेशन से, तो हम डरना बंद कर चुके हैं अभी तक। A, B और C का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब A ने कुछ पैसा लगाया, मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, X रुपीज लगाए थे A ने। B ने कितना पैसा लगाया है, B ने 6,000 रुपए कम लगाए हैं A से, तो A से 6,000 रुपए कम B ने लगाए हैं। और ये कितने दिन के लिए लगाया गया है, आफ्टर 4 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। 4 महीने के बाद में अगर B ने ज्वाइन किया है और साल के एंड तक रहा है, तो शुरू के 4 महीने तो था ही नहीं ना, तो कितने दिन के लिए, 8 महीने के लिए लगाए। C ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, A से 2,000 रुपए कम का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन ये स्टार्ट जब बिजनेस हुआ था ना उसके 7 महीने बाद ज्वाइन किया है इसने 7 महीने के बाद में क्या किया है, ज्वाइन किया है A को। तो इसने केवल और केवल 5 महीने के लिए पैसा लगाया है, ठीक है। C अगर 7 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है और साल के एंड तक रहता है, तो ऑब्वियसली बात है 7 महीने तो था ही नहीं, तो केवल 5 महीने के लिए था। और A ने तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए गया है। अब इनका एक्चुअल में जो रेशियो है वो निकाल लो इन्वेस्टमेंट का, तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा माइनस 48,000, और ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस 10,000 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इनका इन्वेस्टमेंट आ गया, ये इनका क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया पूरे साल भर का। मतलब इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, A ने किया 12x, B ने किया 8x माइनस 48,000 और C ने किया 5x माइनस 10,000। इन सब का जो सम है, जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, जो रिपोर्ट हुआ पूरे साल भर का, वो 1,42,000 था। 1,42,000 यानी कि 12x प्लस 8x माइनस 48,000 इसको ऐड करो, प्लस करो इसमें 5x माइनस 10,000 को, तो कितना हो जाएगा, इन सब का जो सम है ना वो 1,42,000 आना चाहिए। 1,42,000 आना चाहिए था, क्योंकि यही तो इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे साल भर में A, B और C का, और इसका सम आपको दिया हुआ है 1,42,000। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 25x, और ये माइनस 48 और ये 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 58,000 हो जाएगा। और ये 142,000 बचा हुआ है, 1,42,000। 58,000 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। और 2 लाख बन जाएगा तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, 8,000 आ जाएगी। x की जो वैल्यू है वो कितना आ गई है, x की वैल्यू 8,000 आ गई है। अब मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू 8,000 आ चुकी है, तो क्या आपके पास में इनका अमाउंट नहीं मिल गई आपको कि किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये मिल चुका है क्या आपको, बिल्कुल मिल चुका है। अब देखो 12 इंटू 8 करोगे तो 96,000 तो A ने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद में 8 8 जा 64,000, 64,000 48,000 माइनस करना है, तो ये 16,000 आपका बनेगा। तो 16,000 का इन्वेस्टमेंट B ने किया है। और फिर C ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 5x, मतलब 8,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000, 40,000 माइनस 10 मतलब 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ। क्या रेशियो नहीं निकाल सकते हो आप इसका, 96,000 रेशियो 16,000 रेशियो 30,000। अब देखो 3 0 से तीनों 0 हटा दो, ये तो किसी काम की नहीं है।
अब अगर आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये 48 बनेगा, ये 8 बनेगा और ये 15 बनेगा। क्या इससे ज्यादा आपका डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो ये है 48:8:15। अब जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। अब बी ने कितना प्रॉफिट लिया है 8000 का, बी कितना है 8 यूनिट, बी कितना है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 8000 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। और आपसे ए का प्रॉफिट पूछा, ए का शेयर पूछा है, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 1000 रुपए है तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप देख सकते हो ना, ए कितना 48 यूनिट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना है 48 यूनिट। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 48 की वैल्यू 48,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी देखो यार कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और इस तरीके की क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस रखना आप ज्यादा ही, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। आगे बढ़े, मेरे ख्याल से लेवल सही चल रहा है अभी तक, बिल्कुल बेसिक भी करवा दिए थे, आज मॉडरेट लेवल के मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके एज रिलेटेड क्वेश्चंस है। बेसिक्स अगर आपने कर लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे आपको, उनसे थोड़े से हटके हैं ये, है ना। ये थोड़ा सा उस तरीके की क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा इस लैंग्वेज को। वहां पर तो डायरेक्ट आपको रेशियो दिया हुआ था और रेशियो से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना आपको कुछ चीजों को डिकोड भी करना पड़ेगा। लाइक इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ, आप देख सकते हो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद में ए विल बी 3 times एज ओल्ड एज बी। ए जो होगा वो बी से 3 गुना हो जाएगा, 3 times ओल्ड मतलब 3 गुना हो जाएगा। एंड बी विल बी 6 years यंगर देन सी, और बी जो है वो सी से 6 साल छोटा हो जाएगा। इफ एज is 3 years less than twice C's age, A की जो एज है वो C के दुगने से कितना कम है? 3 कम है। A की जो प्रेजेंट एज है ना वो C के दुगने से 3 कम है। तो हाउ ओल्ड इज C, तो C जो है ना वो कितना कम होगा, ये आपको यहाँ पे पूछा गया। हाउ ओल्ड इज C मतलब C कितने साल का होगा, ये आपसे पूछा गया। देखो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे ना इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से फंस जाओगे। देखो इक्वेशन में आपको बना के दिखाता हूँ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years ए और बी का रिलेशन आपको दिया हुआ है कि ए विल बी 3 times एज ओल्ड एज बी। तो ए जो है ना वो बी का 3 times बन जाएगा। तो आज से 3 साल के बाद में आपके पास में उनका रेशियो आ चुका है। अब बी विल बी 6 years यंगर देन सी, 3 साल के बाद में ही बी जो होगा ना वो सी से कितना हो जाएगा? 6 years यंगर मतलब कि अगर ये मेरे पास में मान लीजिए कि सी की, चलो मैं सी ही मान लेता हूं अगर एज, तो बी कितना हो जाएगा? C - 6 हो जाएगा, सी से 6 साल छोटा हो जाएगा। ये 3 साल के बाद की बात कर रहा है वो। और जो प्रेजेंट एज है ना ए की, उसका रिलेशन दिया हुआ है सी के साथ में। जो प्रेजेंट एज है ए की, उसका सी के साथ में रिलेशन ये दिया हुआ है कि जो सी की एज है ना उसका डबल करके 3 माइनस कर दो तो ए की एज आ जाएगी। यही तो बोल रहा है वो, एज इज 3 years लेस देन ट्वाइस सीज एज। ए की जो एज है वो सी की एज के डबल से 3 कम है। तो ए और सी का रिलेशन भी आ गया आपके पास में। अब ए और बी का 3 साल के बाद का रिलेशन है, बी और सी का 3 साल के बाद का रिलेशन है, ए और सी का प्रेजेंट का आपके पास में रिलेशन है। तो या तो आप इन रेशियो को बराबर करो जैसा कि मैंने बेसिक से करवाया था, है ना, और फिर उस क्वेश्चन इनमें इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा लेंथी है। मतलब आप क्या करोगे, पहले रेशियो को बराबर करोगे, ए बी और सी का एक कंबाइंड रेशियो निकालोगे, फिर उसके बाद में कंपैरिजन करोगे, इक्वेशन बनेगी और फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी जा रहा है। इस तरीके की क्वेश्चन में ना सबसे बेस्ट ये है कि आप ऑप्शंस पे चले जाओ। सबसे बेस्ट है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऑप्शन पे चले जाओ और ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आप खत्म कर दो। जो भी बोल रहा है ना, जो भी डाटा आपको दिया गया है, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ऑप्शन, तो बस क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले 9 को ही पिक कर लेते हैं। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद में ए विल बी 3 times एज ओल्ड एज बी। अच्छा सी की एज पूछी है आपसे, तो सी की एज मैंने मान ली कि 9 years है। अब सी को कंपैरिजन करना है। देखो ए और सी का रिलेशन तो दिया हुआ था ना कि यदि ए की आयु सी की आयु के दुगने से 3 वर्ष कम है, यही तो था। सी की जो एज है, ए की जो एज होगी इसके डबल से 3 कम हो जाएगी। तो अगर लेट्स अज्यूम कि सी अगर 9 साल का है, लेट्स अज्यूम कि सी अगर 9 साल का है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 2 18 - 3 15 हो जाएगा। तो ए कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा प्रेजेंट में, और सी जो है वो 9 साल का हो जाएगा। और प्रेजेंट से 3 साल के बाद की फर्स्ट टाइम बात कर रहा है वो, 3 years फ्रॉम नाउ ए विल बी 3 times। तो प्रेजेंट में ए 15 साल का है, तो 3 साल के बाद में ये 18 साल का हो जाएगा।
और ये 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, बी का, तो मतलब बी कितना होना चाहिए, 6 साल होना चाहिए, ठीक है। एंड बी विल बी 6 years यंगर देन सी, बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 साल बड़ा किससे, सी से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आज ए विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, बी से 3 टाइम्स हो जाएगा, मान लीजिए कि 3 साल के बाद की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में ए जो था वो 15 था, सी जो है वो 9 है। अगर ए मैं 3 साल के बाद की बात कर रहा हूँ और 3 साल के बाद में बी जो है ना वो कितना है, 6 साल है, तो प्रेजेंट में बी कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। प्रेजेंट में जो बी होगा वो कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। अभी बोल रहा है बी विल बी 6 years यंगर देन सी, क्या बी जो है वो सी से 6 साल छोटा नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल नजर आ रहा है। देखो सी कितना 9 years है, बी कितना 3 years है, क्या 6 साल छोटा नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। सेटिस्फाई कर गया ये तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरे क्वेश्चन को फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को जब आप डिकोड करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब आप इक्वेशन के साथ में जाओगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। आपको क्या बोला जा रहा है कि ए और बी का रिलेशन आपको पहले दिया हुआ है 3 साल के बाद का, कि ए से 3 गुना हो जाएगा कौन, बी से 3 गुना हो जाएगा ए, ये आपको 3 साल के बाद का दिया हुआ है, ठीक है। एक और आपको 3 साल के बाद का ये दिया हुआ है कि बी जो होगा ना वो सी से कितना साल छोटा, 6 साल छोटा हो जाएगा, सी से 6 साल छोटा होगा 3 साल के बाद में, यही बोला गया ना। एंड बी विल बी 6 years यंगर देन सी, कितने साल के बाद में, 3 साल के बाद में। अब आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है ए और सी की प्रेजेंट एज का रिलेशन आपको दिया हुआ है कि जो सी की एज होगी उसका डबल करो और उसमें से 3 माइनस कर दो तो आपके पास में ए की एज आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे सी की एज पूछी गई है, तो लेट्स एज्यूम कि सी की एज जो है ना वो 9 years है, सी की जो एज है वो 9 years है। अब सी की एज अगर मैंने 9 years ली है तो वो हर एक इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो लेट्स मान लेते हैं कि सी की एज 9 years है, तो यहाँ पे ए की एज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ये तो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है ना, ये तो क्या दिया हुआ है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाएगी, 15 years, और सी की जो प्रेजेंट एज है वो कितना हो जाएगी, 9 years हो जाएगी। अब अगर मैं 3 साल आगे जाता हूँ, है ना, 3 साल आगे जाता हूँ, तो 15 साल का है ए, तो ए कितना 18 साल का हो जाएगा। और अगर ए 18 साल का हो जाएगा ना, तो ये देखो ये कितना टाइम से 6 टाइम है, तो यहाँ का 6 टाइम मतलब बी को कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर ए 18 साल का है मेरा और बी जो होगा वो कितना होगा, 6 years का होगा, तभी तो बी का 3 गुना बन पाएगा ए। तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पे और देखो, सी की वैल्यू अगर कितनी है, 9 है, लेकिन 3 साल के बाद में, देखो 3 साल के बाद की आपको कंडीशन चाहिए, तो अगर सी यहाँ पे 9 साल का है तो 3 साल के बाद में सी जो होगा वो 12 साल का हो जाएगा। और सी से 6 साल कम, 6 साल का मतलब बी कितने साल का हो जाएगा, 6 साल का हो जाएगा। बी यहाँ पर भी 6 साल का आ गया, बी यहाँ पर भी 6 साल का आ गया, ए 18 years का आ गया, सी 12 years, और प्रेजेंट में इनकी एज, मतलब हर एक डाटा को ये बराबर सेटिस्फाई कर रहा है। हर एक रेशियो में अगर आप पुट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बराबर सेटिस्फाई कर रहा है हर एक चीज को। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो रिलेशन है बिल्कुल सही है। तो सी की जो एज है वो कितना हो जाएगी, 9 years ही हो जाएगी। मतलब आपने पहला ऑप्शन उठाया था और पहला ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल गया। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन आप जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना इस क्वेश्चन की, उसके बाद में हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, नहीं क्लियर होगा एक बार फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे दीपिकाज कर लीजिएगा इसको। दीपिकाज प्रेजेंट एज इज 3 years लेस देन ट्वाइस हर एज 12 years ago। दीपिका की जो प्रेजेंट एज है इज 3 years लेस देन ट्वाइस हर एज 12 years ago। 12 साल पहले जो उसकी एज थी ना उसका ट्वाइस करो और उसमें से 3 साल कम कर दो तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। डिकोड करना था, डिकोड आई थिंक सो कि हो गया होगा, नहीं हुआ है तो अच्छे से फिर से समझो। दीपिका की जो वर्तमान आयु है, जो प्रेजेंट एज है दीपिका की, देखो मैं दीपिका की प्रेजेंट एज को इस तरीके से लिखता हूं। दीपिका की जो प्रेजेंट एज है उसको मैंने मान लिया कि डी है, ठीक है। दीपिका की जो प्रेजेंट एज है वो डी है। दीपिकाज प्रेजेंट एज इज 3 years लेस, इस तरीके से ब्रेक करो, 3 years लेस, 3 साल कम है, देन ट्वाइस हर एज 12 years ago। 12 साल पहले जो उसकी एज थी ना
उसका डबल करो और उसमें से 3 साल कम कर दो। तो भाई दीपिका की प्रेजेंट एज जो है वो डी है, तो 12 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, D-12 रही होगी। 12 साल पहले उसकी एज D-12 रही होगी, और उसकी जो प्रेजेंट एज है ना, इस 12 साल पहले वाली एज का आप ट्वाइस करो, मतलब इसका आप डबल करो और इसमें से 3 साल कम कर दो। ये कहने की कोशिश कर रहा है वो फर्स्ट वाली लाइन में। दीपिका की जो प्रेजेंट एज है वो 3 साल कम है उसकी 12 साल पहले की जो एज थी ना, अगर उसमें से आप जो 12 साल पहले की एज थी उसका आप डबल कर दोगे। फिर से समझो, दीपिका की जो प्रेजेंट एज है वो उसके 12 साल पहले की जो एज थी ना, उसका तो आप डबल कर दो और उसमें से 3 कम कर दो, आपके पास में आ जाएगी। इट मीन्स जो प्रेजेंट एज है वो 12 साल पहले चले गए हम, उसका डबल किया और उसमें से 3 कम कर दिया, तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। बस इसको समझना था और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। Also, the respective ratio between Ram's present age and Deepika's present age is 4:9। ये राम और दीपिका की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो 4:9 आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है प्रेजेंट एज का। तो प्रेजेंट एज तो दीपिका की आपके पास में है कितनी, डी, तो 9 आ गई ना, तो उसको आप 9 भी मान सकते हो। तो व्हाट विल बी राम्स एज आफ्टर 5 years, तो 5 साल के बाद में राम की एज क्या होगी। तो दीपिका की प्रेजेंट एज को आप डी मत मानो, दीपिका की प्रेजेंट एज को आप डी मत मानो, आपके पास में रेशियो आ चुका है ना राम और दीपिका की प्रेजेंट एज का। तो दीपिका कितनी है, 9x है, तो आप इसको 9x मानो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दीपिका की प्रेजेंट एज थी उसमें से आपने 12 कम किया, डबल किया और 3 कम कर दिया, तो प्रेजेंट एज आ जानी चाहिए। मतलब प्रेजेंट एज 9x है और ये वाली जो एज है ये क्या दोनों बराबर होंगी क्या, बिल्कुल बराबर होंगी, क्योंकि दोनों उसकी प्रेजेंट एज ही तो है और दोनों प्रेजेंट एज है तो बराबर ही तो हो जाएंगी। भाई ये उसकी एज थी 12 साल पहले की, उसमें आपने 12 साल कम किया, फिर उसका डबल किया, फिर उसमें से 3 कम किया, तो प्रेजेंट एज आ जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे 9x लिखो, यहाँ पे 18x लिखो, यहाँ पे 24 लिखो, 3 एज इट इज है। तो ये कितना हो जाएगा 18x माइनस 27 और ये 9x है, तो ये कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू 27 बचेगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू कितना आ गई है, 3 आ गई है ना, तो यहाँ पे देखो ये इनका एज का रेशियो तो था 4x और 9x, तो राम की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 4 into 3 12। तो राम की जो प्रेजेंट एज है वो 12 है, तो 5 साल के बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 साल इसमें ऐड कर दो, 17 ईयर्स। आई थिंक सो कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। फर्स्ट जो डाटा था ना, दीपिका की जो प्रेजेंट एज है वो उसके 12 साल पहले की एज का डबल करो, उसमें से 3 कम करो, उसके बराबर है, तो इसी को बस समझना था आपको। क्लियर हुआ, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। If A is as much elder than B as he is younger to C, the sum of ages of B and C is 36 year, find the age of A। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट समझो आप, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है, करने में भी बहुत आसान है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। देखो आपको क्या रिलेशन दिया हुआ है, A is as much elder than B, A B से उतना ही बड़ा है as he is younger to C, जितना C से छोटा है। देखो A जो है वो B से उतना ही बड़ा है जितना C से क्या है, छोटा है। आपको B और C का सम दिया हुआ है, B प्लस C का आपको सम दिया हुआ है कितना, 36 ईयर्स। तो आपको A की एज पूछिए कि बता दो A की एज जो है ना वो कितनी होगी। एक एग्जाम्पल से समझो आप, ऐसा समझ में नहीं आएगा आपको। देखो A और C का जो डिफरेंस है वो सेम डिफरेंस A और B की एज का है, क्योंकि A जो है ना वो मान लीजिए कि B से 10 साल बड़ा है। लेट्स अज्यूम कि A जो है ना वो B से 10 साल बड़ा है, तो जितना B से बड़ा है उतना ही C से छोटा है, मतलब ये भी आपको 10 साल का डिफरेंस लेना पड़ेगा। मतलब कि A और B का जो डिफरेंस है ना वो कितना हो जाएगा, 10-10 साल का हो जाएगा। और इसको भी चलो छोड़ो, ये भी चलो छोड़ो, आप ये मानो कि A की जो एज है वो है 20 साल की और B की जो एज है वो 10 साल की है, तो A जो है वो B से कितना बड़ा हो गया, 10 साल बड़ा हो गया, और C की एज को आप 30 ईयर्स मान लो। तो इन दोनों की गैप 10 साल का, इन दोनों का गैप भी 10 साल का। अब B और C का आपको एडिशन दिया हुआ है, B और C का एडिशन मान लीजिए आपको दिया हुआ है कितना, 30 और 10 आपको दिया हुआ है, और आपसे A का एज पूछा गया है। यही क्वेश्चन है, बस मैंने इस क्वेश्चन को थोड़े से एक एग्जांपल में डाल दिया ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओ किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अब देखो आपके पास में B प्लस सी दिया हुआ है, तो B कितना है 30 और B प्लस सी कितना है 10 प्लस 30 40 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में B प्लस सी कितना है हमारे पास में 40, और आपसे क्या पूछा गया है, A पूछा गया है। अगर आप देख पा रहे हो तो A कितना है 20 है,
ए कितना है 20 है, क्या वो इसका हाफ नजर आ रहा है आपको बी प्लस सी का? बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या हर बार ये हाफ होगा क्या? बिल्कुल हर बार ये हाफ होगा। कोई और एग्जांपल लेके देखें सर, तो बिल्कुल आप कोई और एग्जांपल भी लेके देख सकते हो। ये लो इसको भी हटा दो, हमेशा आपको ये हाफ मिलेगा। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लीजिए कि ये 8 साल का है, ये 16 साल का है और ये 24 साल का है, तो देखो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 32 का हाफ करोगे तो कितना? 16 ईयर्स आ जाएगा। गैप तो सेम है ना 8 साल का और 8 साल का। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो आप, चलो है ना, इसको भी हटा दो, बस गैप बराबर रखना क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है। लेट्स अज्यूम ये 25 साल का है, ये मान लो जो इसको कितना लिखे, इसको लिख लेते हैं हम 40 साल का, ठीक है। तो 15 साल का गैप हो गया, तो ये भी कितना 55 ईयर्स का हो जाएगा। इन दोनों का सम दिया हुआ है आपको कितना 80 ईयर्स, तो 80 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। हर एक कंडीशन पे बी और सी का जो सम है ना उसका हाफ करोगे तो आपके पास में एक ही एज आ जाएगी। तो बी और सी का सम क्वेश्चन में दिया हुआ है 36, हाफ करोगे तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जिसको पता है उसके लिए 2 सेकंड का सवाल है, नहीं तो फिर आप गैप मानते बैठे रह जाओगे और बहुत लेंथी बना लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो हाफ कर दो बस उसका। ए बी का रिलेशन दिया हुआ है, बी और सी का रिलेशन दिया हुआ है, एंड इसी तरीके से आपको दोनों का एज का डिफरेंस भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप क्या कर दो, इसका हाफ कर दो बस। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि द एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर्स। 2 पर्सन है जिनकी जो एज है ना वो 16 ईयर्स से डिफर है, मतलब डिफरेंस है उनकी एज का। तो मतलब ये ए है और ये बी है, इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है ना वो कितना है 16 ईयर्स है। दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 16 ईयर्स है। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बड़ा कौन है, बड़ा ए हो सकता है, बड़ा बी भी हो सकता है, तो ए माइनस बी भी 16 हो सकता है और बी माइनस ए भी 16 हो सकता है ना। लेकिन ध्यान से समझो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उनकी एज का डिफरेंस 16 ईयर्स है, तो आप किसी में से किसी को भी माइनस करो, पॉजिटिव का ही 16 आपको लेना है। किसी की एज में से किसी की एज में माइनस करो, आपको हमेशा पॉजिटिव का 16 लेना है, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती और डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेट्स अज्यूम कि आपकी जो एज है, मैंने आपसे पूछा आपकी एज कितनी है, आपने कहा सर मेरी एज 23 है, और आपसे मैंने पूछा कि चलो आपके कजन की एज कितनी है, तो आपने कहा कि सर मेरे कजन की एज 27 ईयर्स है। तो आपका डिफरेंस पूछा मैंने, आपकी एज का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा सर 4 साल का, और ये 4 ही साल का डिफरेंस आपको बताना है। -4 कभी नहीं बताना है, इस तरीके से कभी नहीं बताना है कि सर 23 में से 27 कैसे माइनस होता है ना। डिफरेंस मतलब हमेशा पॉजिटिव आपको आंसर देना है। 4 का डिफरेंस है तो पॉजिटिव का 4। अब ये बोल रहा है कि इफ 6 years ago 6 साल पहले द एल्डर वन बी 3 times एज ओल्ड एज द यंगर वन। एल्डर वन और यंगर वन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो मैंने एल्डर वन को ई लिख दिया और यंगर वन को वाई लिख दिया। 6 साल पहले की वो बात कर रहा है। द एल्डर वन, जो एल्डर वन था, बी 3 times एज ओल्ड एज द यंगर वन, तो जो छोटा वाला है ना उसका 3 गुना, तो छोटे वाले का 3 गुना मैंने कर दिया, तो ये 6 साल पहले की बात कर रहा है वो। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ना डिफरेंस दिया हुआ था 16 ईयर का, आपको क्या दिया हुआ था, डिफरेंस दिया हुआ था 16 ईयर का दोनों की एज का। अब एक छोटा सा चीज मुझे बताना, आपकी एज आपने बताई सर 23 है, आपके कजन की एज आपने बताई सर 27 है, तो ये डिफरेंस कितने का है, 4 साल का है। आपके दोनों की एज का डिफरेंस अगर आज 4 साल का है, तो अगर मैं 2 साल पहले बात करूंगा तब भी ये डिफरेंस 4 साल का रहेगा, आने वाले 2 साल की बात करूंगा तब भी ये डिफरेंस 2 साल का, सॉरी 4 साल का रहेगा, पिछले 6 साल की बात करूंगा तब भी डिफरेंस 4 साल का ही रहेगा। मतलब जो डिफरेंस है ना आपका, जो आज डिफरेंस है वही डिफरेंस आपका हमेशा रहेगा। आज अगर 4 साल का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, तो हमेशा ही 4 साल का रहेगा। इसका मतलब प्रेजेंट में अगर उनके बीच में 16 साल का डिफरेंस है, प्रेजेंट में अगर उनके बीच में 16 साल का डिफरेंस है, तो 6 साल पहले 6 years ago का जो रेशियो दिया हुआ है ना, 6 year ago का जो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर भी जो डिफरेंस होगा वो कितने साल का होगा, 16 साल का होगा। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई है? आई थिंक सो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अगर आज उनके बीच में 16 साल का गैप है तो हमेशा उनके बीच में 16 साल का ही गैप मिलेगा। इसका मतलब एल्डर में से अगर मैं यंगर को माइनस करूं तो 2 यूनिट मिलता है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, फिर 16 साल हो जाएगी, क्योंकि हमेशा 16 का गैप रहने वाला है। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 हो चुकी है तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितना 24, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना 8 हो जाएगी।
एक्चुअल जो उनकी एज है वो कितनी आ चुकी है, 24 ईयर्स और 8 ईयर्स उनकी एज आ चुकी है। लेकिन ये तो 6 साल पहले की एज है, आपसे तो उनकी प्रेजेंट एज पूछी है, तो दोनों में 6-6 साल ऐड कर दो। आप दोनों में क्या कर दो, 6-6 साल ऐड कर दो, तो ये 30 ईयर्स बन के देगा और ये 14 ईयर्स बन के देगा। मतलब वो जो दोनों पर्सन है उनमें एक 30 ईयर्स का है और एक 14 ईयर्स का है। क्या ऑप्शन में मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। क्लियर है? आई थिंक सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड 30 क्वेश्चन तक आज रखे मैंने। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। तो फिलहाल के लिए सर इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।